नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है कैंसर कन्वर्सेशन में, जो ला रहे हैं डेलार्क फार्मास्यूटिकल्स। इस बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड में आज हम लोग बात करेंगे कुछ और एडवांसमेंट्स की। कैंसर के बारे में हम बात कर ही रहे थे कैंसर कन्वर्सेशन में, लेकिन इस बार एक इस तरीके के संयोजन, एक कॉम्बिनेशन जो कि बहुत रिमार्केबल चेंजेस जो कि बहुत रिमार्केबल बदलाव ला रहे हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, और वो है कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन। बहुत सारे बदलाव आए हैं। स्पेसिफिकली इस कॉम्बिनेशन के अगर बारे में हम बात करें तो लंग कैंसर में भी एक ऐसा इंडिकेशन हो सकता है जहां पर इस कॉम्बिनेशन थेरेपी के बहुत ही ब्राइट, बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट्स दिखलाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रिया तिवारी मैम, जो कि आर्टिमस हॉस्पिटल की ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। प्रिया तिवारी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस थैंक यू सर। प्रोग्राम में। ये आपके साथ हमारा तीसरा जी। कन्वर्सेशन है एंड पिछले 2 कन्वर्सेशंस मुझे ठीक से याद है मैम, बहुत एन्चेंटिंग, बहुत एक्सप्लेन्ड, बहुत डिटेल में, बहुत सरल भाषा में, कई बार तो थोड़े से कैंडिड भी थे और मुझे सही मायनों में ऐसा लगा कि हम एक साधारण व्यक्ति की भाषा में बात कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी इस बारे में बात की थी कि कैंसर एक ड्रेडेड डिजीज़, एक जी। डरावनी सी बीमारी के बारे में जाना जाता रहा, एक ऐसी कंडीशन जिससे लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अब आपसे जो बातचीत हुई पिछले 2 बार में, बहुत बहुत सारे मिथ टूटे, कुछ कन्फ्यूजन्स थे जो कि आपने दूर किए। उसी सिलसिलेवार तरीके में हम लोग इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इस कॉम्बिनेशन थेरेपी की। तो मैम, सबसे पहले मुझे तो ये बताएं, कुछ बेसिक चीज़ें हम जल्दी-जल्दी क्लियर कर लेते हैं। जी। कीमोथेरेपी के बारे में थोड़ा-सा बताइए और फिर इम्यूनोथेरेपी के बारे में थोड़ा-सा बताइए। देखिए, बहुत अहम प्रश्न है कि कीमोथेरेपी क्या होती है? जी। लोगों ने सबने सुना होता है कैंसर है तो कीमोथेरेपी का टर्म कहीं न कहीं ज़रूर आता है इलाज में। बट बहुत सारे लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी होती नहीं है कि एग्ज़ैक्टली कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी कैंसर्स को सेल्स को किल करने की दवाइयाँ हैं। ये मोस्टली इंजेक्शन से दी जाती हैं, हुँ, पर कीमोथेरेपी की टैबलेट्स भी आती हैं। कीमोथेरेपी कैसे काम करती है? जैसे कि कैंसर्स होते हैं, कैंसर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स होती हैं, हुँ, वो जनरली कैंसर सेल्स में ये देखी जाती है कि वो रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स होती जी, हैं। जो भी रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स होती हैं, ये उनको कीमोथेरेपी आइडेंटिफाई करती है और उनको वो किल करती है। मतलब इसको इस बात से मतलब होता है कि कोई सेल्स कितनी रैपिडली मल्टीप्लाई कर रही है और इफ़ेक्ट भी इसी वजह से आता है और साइड इफ़ेक्ट भी इसी वजह से आते हैं। हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो रैपिडली मल्टीप्लाई कर रही होती हैं। जब जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन की सेल्स हो गई, हमारी जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स हो गई। इसीलिए कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भी वहीं आते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को कीमोथेरेपी के बाद नौज़िया, वॉमिटिंग हो सकता है या फिर ब्लड काउंट्स लो हो सकते हैं, क्योंकि वो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स उन्हीं रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स पे काम बालों करते पर हैं। भी बालों पे भी, क्योंकि जो हमारे बालों की एलोपेशिया रूट्स होती हैं सर, उस पे रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स होती सेल्स हैं। होते हैं। तो कीमोथेरेपी को ऐसी जो दवाइयाँ हैं, वो बिल्कुल इसी तरह से काम करती हैं कि कोई भी रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स है, उसको जाके ये किल कर देगी। बॉडी में जो स्लो मल्टीप्लाइंग सेल्स होती हैं, कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाइंग नहीं होती हैं, वहाँ पे कीमोथेरेपी कम असरदार होती है। ठीक है, तो कीमोथेरेपी का सीधा-सीधा सिद्धांत यही है कि रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स हुई और उसको इन्होंने किल कर दिया। ओके। इम्यूनोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी अलग तरह से काम करती है। कीमोथेरेपी डायरेक्टली जाके किल करती है सर। इम्यूनोथेरेपी बहुत ही यूनिक तरह की मेडिसिन्स हैं, ये बहुत ही लेटेस्ट मेडिसिन्स हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग इम्यून मेडिएटेड मैकेनिज़्म्स टू किल कैंसर सेल्स नया नहीं है। बहुत समय से ये बात हमें पता थी कि जो बॉडी की डिफेंस होती है, वही एक्चुअली कैंसर्स के अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्ट करती है। जो बॉडी का डिफेंस है, वो केवल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करता है, वो कैंसर्स के अगेंस्ट भी फाइट करता है। ये बात लोगों को बहुत अजीब लगे सुनने में, बट ऐसा है। तो कई बार क्या होता है सर कि आपकी बॉडी में कुछ कैंसर्स बन रहे होते हैं हुँ, और जो बॉडी इम्यूनिटी एक्चुअली वो उनको कंट्रोल करके रखती है, बल्कि उनको किल करके रखती है। ठीक है, इसीलिए इसी प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं इम्यूनोथेरेपी में। हमें इतना पता है कि बॉडी की इम्यूनिटी अगर कैंसर को फाइट कर सकती है, तो क्यों ना हम इस इम्यूनिटी को बढ़ाएँ। कुछ एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है जो कि बहुत ही स्पेसिफिक होती है कैंसर को कंट्रोल करने और किल करने में। जब कैंसर बढ़ना शुरू होता है किसी के शरीर में, तो वो उसी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, उसको दबा देता है। ओके, इम्यूनोथेरेपी क्या करती है कि वो उसी इम्यूनिटी को ये वापस बढ़ाती है। तो बॉडी की आपने इम्यूनोथेरेपी की मेडिसिन्स दी, इसने इम्यूनिटी बढ़ानी शुरू की और वो जाके कैंसर का खात्मा करती है। तो कीमोथेरेपी डायरेक्टली काम करती है, इम्यूनोथेरेपी इनडायरेक्टली काम करती है।
इम्यूनोथेरेपी हैज टू डू नथिंग विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। उसको इस बात से परवाह ही नहीं है कि कोई सेल्स कितनी रैपिडली डिवाइड कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है। उसको इस बात से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उसको बस ये पता है कि भाई मुझे तो जाके एक स्पेसिफिक तरह की इम्यूनिटी बढ़ानी है जो कि जाके कैंसर का खात्मा करेगी। और इसीलिए इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी कीमोथेरेपी जैसे नहीं होते नहीं हैं। होते ऑफ कोर्स। जी बहुत ही सिंपल सी बात मेरे दिमाग में आ रही है जो आपने जी ये बात कही है अभी कि हमारा इम्यून सिस्टम किसी जमाने से, जब से जी हम लोग इवॉल्व हुए, जी इंसान बने, जी तब से हमारे साथ है जी और हमें प्रोटेक्ट करता आया है। तो फिर आज कैंसर से हमें प्रोटेक्ट क्यों नहीं करता? तो आपने बड़ी जी खूबसूरत बात बताई कि ये कैंसर सेल इतने स्मार्ट होते हैं जी कि इम्यून सिस्टम का वो पार्ट जो कैंसर सेल को मारने चले वो उसी को बंद कर देता है, स्विच या ऑफ तो कर देता है। हाँ स्केप कर देते हैं या फिर सप्रेस कर देते हैं। करेक्ट। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वही सिस्टम वापस से ऑन हो जाए यस या फिर वो इतना पावरफुल हो जाए कि वो यस दैट्स वेरी यस नाइस। यस और बहुत बेसिक है ये चीज जी देखा जाए तो। जी अब हम लोग बात करें, अगर एक बात हुई कीमोथेरेपी, एक बात हुई इम्यूनोथेरेपी। जी सो ये आपस में एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करती हैं? क्या ऐसा कुछ होता है कि कीमोथेरेपी गई और कैंसर की कुछ वो जो किला जैसा है उसकी दीवारों को तोड़ा फोड़ा, कुछ कमजोर कर दिया, और फिर इम्यूनोथेरेपी जो कि एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर एक हमारा रक्षक है, जी दे गो आउट देयर टू जी हेल्प कीमोथेरेपी कि ठीक है आपने तो कमजोर कर दिया, अब बाकी का काम मैं कर एक्चुअली लेता हूं। आपका कुछ बोलने ऐसा? का, आपको एग्जांपल देने का स्टाइल मुझे काफी पसंद आया। कुछ ऐसे ही काम करते हैं। सो देखिए, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी सिनर्जिस्टिक होती हैं। ओके। मैं ना एकदम आपको शुरुआत से बताती हूँ। अब जैसे मेरे पास कोई ओपीडी में कोई पेशेंट आता है, तो मैंने उनका वर्कअप तो कर लिया, है ना? और उसके बाद फिर डिस्कशन होता है कि भई इलाज क्या करना है। ओके। तो जैसे कि हमने पहले पॉडकास्ट में भी डिस्कशन किया था कि बीमारी एक जगह होती है तो हम सर्जरी कर सकते हैं, ट्यूमर को निकाल सकते हैं, रेडिएशन कर सकते हैं। बीमारी अगर फैली हुई हो तब हम कीमोथेरेपी यूजुअली देते हैं सर, है ना? अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि भई बीमारी ऐसी है कि एक ही जगह है, बट सर्जरी या रेडिएशन करने के लिए थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो उससे में फिर हम कीमोथेरेपी पहले देते हैं ताकि हम बीमारी का साइज़ छोटा कर सकें। इन सारे ही प्लेसेस पे इम्यूनोथेरेपी हम इस्तेमाल करते हैं कीमोथेरेपी के एक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें क्या होता है कि, और क्योंकि हमें इतना पता है, अब साइंस हमें इतना बता चुका है कि हाँ, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी मिलके एक साथ काम करते हैं। कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर सेल्स को किल करती है। उसकी वजह से क्या होता है कि कैंसर सेल्स के अंदर के जो एंटीजेन्स होते हैं, वो ब्लड में आ जाते हैं। ओके। है ना? वो ब्लड में आ जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी फिर उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी उन एंटीजेंस को, ठीक है। जिसमें बॉडी इम्यूनिटी जाके उन एंटीजेंस की वजह से बाकी के कैंसर सेल्स को किल करेगी। तो आपने जो एग्जांपल दिया, कुछ वैसा ही तरह से काम चल रहा है कि हाँ, कीमोथेरेपी की वजह से कैंसर सेल्स किलिंग अचीव होती है, जिसकी वजह से कुछ कैंसर सेल्स के अंदर का मटेरियल या जो एंटीजन जिसे हम बोलते हैं, वो बाहर दिखने लगता है, जिसको इम्यूनोथेरेपी आइडेंटिफाई करवाती है ताकि बॉडी की इम्यूनिटी उनको आइडेंटिफाई कर ले कि भाई ये डेंजरस मामला है, इसको किल करना है, और जहां-जहां उसको वो एंटीजन मिलेगा, वहां-वहां उन सेल को वो किल करेगी। ओके। तो ये आपस में मिलके बिल्कुल काम करते हैं। नॉर्मल रूटीन में हम सब लेमैन जी, ये जानते हैं कि इम्यून सिस्टम एंटीजन को आइडेंटिफाई कर लेता है, जी, जैसा आपने कहा, जी। और उसको आइडेंटिफाई करके एक तरीके का बॉडी बनाता है। एंटीबॉडीज बना जी, लेते हैं, जी, और वो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में हमेशा के लिए रह जाती जी, हैं। जी, जैसे ही वो एंटीजन वापस से फिर कभी आया जी, तो वो एंटीबॉडीज इस्तेमाल की जाती हैं। जी। क्या यहाँ पर भी यही होता है? इम्यूनोथेरेपीज़ एंटीबॉडीज़ ही हैं। ओके। जो ओके। इम्यूनोथेरेपी होती है ना सर, वो मोस्टली। एंटीबॉडीज ही हैं बेसिकली। सो देखिए, आजकल इम्यूनोथेरेपी ना एक बहुत बड़ा टर्म हो गया है। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा, जिस पे सबसे ज़्यादा रिसर्च चल रहा है, वो मोस्टली इम्यूनोथेरेपीज़ एक तरह की एंटीबॉडीज़ ही हैं। बट बॉडी में एंटीजन आइडेंटिफाई करके इम्यूनिटी वाला काम करने का मतलब, जो काम करती हैं सेल्स, वो केवल एंटीबॉडी के पास नहीं है, बहुत सारी अदर सेल्स भी हैं। बॉडी में एक डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, बॉडी में टी सेल्स होती हैं। ऐसी बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि बॉडी में एंटीजन को आइडेंटिफाई करके उनकी किलिंग में हेल्प करती हैं। ओके। वो सारी सेल्स भी हम इम्यूनोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आजकल CAR T सेल का काफ़ी नाम हो जी रहा है। जी जी। CAR T सेल इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इम्यूनोथेरेपी। ठीक है। बट ये कुछ, जैसे कि कुछ अलग तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि एंटीबॉडी वाली जो इम्यूनोथेरेपी है, वो है इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स। ओके। तो देयर इज़ अ क्लास ऑफ ड्रग इन इम्यूनोथेरेपी कॉल्ड एज़ इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स, जो कि एंटीबॉडीज़ हैं।
इसके अलावा देयर इज अ क्लास ऑफ ड्रग्स नाउ, ये बहुत ही लेटेस्ट है, जिन्हें हम CAR T सेल कहते हैं। ये एक स्पेशल तरह की टी सेल होती है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ना सर कई तरह की होती है, टी सेल इम्यूनिटी होती है, बी सेल इम्यूनिटी होती है। तो हर तरह की इम्यूनिटी को हम यूज कर सकते हैं कैंसर सेल्स की किलिंग के लिए। ओके। तो अगर एंटीजन आइडेंटिफिकेशन करके किलिंग का करने का जो काम है वो एक तरह की सेल्स करती हैं, बट उसमें कई दूसरी तरह की सेल्स भी होती हैं। CAR T सेल में टी सेल्स जो की इम्यूनिटी प्रोमिनेंट। होती है, हम उन उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर वैसे ही एक और तरह की इम्यूनोथेरेपी आजकल आ गई है, कैंसर वैक्सीन। ओके। और इसका तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन आप लोगों ने सुना ही होगा, आजकल तो वैक्सीन, हाँ, वैक्सीन, हाँ, वैक्सीन ही चल हाँ, रहा है। न्यूज़पेपर ले लो आप, न्यूज़ या वैक्सीन, फिर वैक्सीन। देखिए सर, तो अगेन वैक्सीन्स जो होती है हम इन्फेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ही सुनते हैं। हाँ, अगर कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में सुनेंगे तो आपको शायद हेपेटाइटिस बी और एक उसकी वैक्सीन पता होगी, HPV वाली, जो सर्वाइकल कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में होती है। बट एक इम्यूनोथेरेपी वाली वैक्सीन अलग है। ये क्या करती है कि कैंसर सेल का जो DNA RNA होता है स्पेशली, उसको आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट जो है ये बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करती है। ओके। तो ये भी एक तरह की इम्यूनोथेरेपी है, कैंसर वैक्सीन बोलते हैं इसको। कैंसर वैक्सीन। तो जो ट्यूमर होता है, जो कैंसर होता है सर, उसका जो RNA होता है, उसको यूज़ करके हम इम्यूनोथेरेपी उस हिसाब से भी बना सकते हैं, जिसको कि हम वैक्सीन बोलते हैं, कैंसर वैक्सीन्स बोलते हैं। ओके। तो कैंसर वैक्सीन एक अलग तरह की इम्यूनोथेरेपी है। तो इम्यूनोथेरेपी एक बहुत बड़ा टर्म हो गया है, जिसके अंदर आजकल थिंग्स आर इवॉल्विंग एट अ वेरी रैपिड फेज। ये ऐसा कैंसर का सर आर्म है जो बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा डेवलप हो है। रहा है। बट हाँ, मैं आपको इतना इंश्योर कर सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अम, बात करें तो देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती प्लीज़ हूँ। डू। आज से 20 साल पहले जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, तो स्पेशली स्टेज 4 कैंसर्स। जी, स्टेज 4 कैंसर्स में क्या होता है कि बीमारी कई जगह होती है। फैल चुकी होती तो है। फैल चुकी होती है। हमें इतना पता है कि भई हमने कुछ इसमें तो पता है बीमारी कई जगह फैल गई, हम ठीक नहीं कर सकते। इसलिए हम कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि भई चलो बीमारी को किसी समय कुछ समय के लिए हम कंट्रोल कर दें। हुँ, कीमोथेरेपी दे दी। प्रॉब्लम क्या होती है ना, कैंसर बहुत ही नोटोरियस डिज़ीज़ होती है सर। ये ना रेजिस्टेंट डेवलप करती है। ये आपने कुछ दवाइयाँ दी, ये वापस रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा। फिर अच्छा। आपने कुछ दवाइयाँ बदली, ये वापस रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा। ये ना, हाँ, ये कमाउफ्लैज करते हैं। बहुत सारे जो कैंसर होता है ना सर, ये बहुत तरीके ढूँढ लेता है दवाइयों से बचने के और बढ़ने के। तो इसलिए इसमें हमें ना, कैंसर्स में हमें नए-नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस चाहिए होते हैं। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे थे जिसमें कीमोथेरेपी के देने के बावजूद औसतन लाइफ 6 महीने, 8 महीने से ज़्यादा नहीं थी। हुँ, हुँ। हम ओपीडी में बैठे रहते थे, हम कहते थे, "भई क्या करोगे? जाओ ले जाके सेवा करो।" लेकिन आज चूँकि इतनी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट आ गए हैं, स्पेशली कुछ कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी इतनी इफ़ेक्टिव है, लंग का कैंसर हो गया, किडनी का कैंसर हो गया, मेलानोमा एक तरह का स्किन कैंसर होता है सर, मेलानोमा, या बहुत एग्रेसिव होता है। फॉर्च्यूनेटली इंडिया में कम कॉमन है। ये कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें इम्यूनोथेरेपी की वजह से स्टेज 4 कैंसर पेशेंट्स में भी रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं, और अप टू 20-30% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मतलब मैं वॉव! आपको स्टेज 4 कैंसर्स की बात बता रही हूँ, हुँ, जिसमें कभी हम कहते थे कि भई 6-8 महीने से ज़्यादा आपकी लाइफ नहीं है सर। करेक्ट। तो वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कुछ पेशेंट्स तो अच्छा कर रहे हैं, जिनकी लाइफ तो प्रोलॉन्ग हो ही रही है, हुँ, और 20-30% पेशेंट तो बिल्कुल ठीक हो जा रहे हैं। ठीक होने का मतलब ये है कि हमने स्कैन्स करने शुरू किए, रिस्पॉन्सेज़ देखने के लिए, और कुछ समय के बाद तो बीमारी गई और वापस ही नहीं आई। 5 वाओ! साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, पीपल आर लिविंग नाइस एंड नॉर्मल। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इम्यूनोथेरेपी, कि जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी, जहाँ पे कोई होप नहीं थी, जहाँ पे कोई आशा नहीं थी सर, वहाँ पे भी वी आर एबल टू गिव सम काइंड ऑफ होप टू दैट पेशेंट। हम ब्यूटीफुल। कहते हैं कि डॉक्टर पेशेंट्स आते हैं, हम कहते हैं कि भाई सब डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि भई इसका तो कुछ नहीं कर सकते, आप घर ले जाओ। मैंने कहा चलो नहीं भई, ये ट्राई करते हैं, इसका डेटा है, साइंस कहता है कि हाँ, हम ट्राई कर सकते हैं। सो ये इम्यूनोथेरेपी ऐसे इलाज हैं सर, जिनकी वजह से बहुत बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको, क्योंकि हम इतनी नई चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको कुछ और नई चीज़ें बताती हूँ। कैंसर में हम कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की बातें तो कर ही रहे हैं, टारगेट थेरेपी एक नया तरह का इलाज है। जी, जी, जी। अच्छा, सुनने में लगता है टारगेट थेरेपी क्या हाँ, है ना? ये एकदम नए तरह का इलाज है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, कोई भी कैंसर ना सेम नहीं होता। 2 लंग कैंसर के पेशेंट सेम नहीं होते, उनका कैंसर सेम नहीं होता। वाह! अच्छा। हाँ जी, क्योंकि कैंसर्स में ना म्यूटेशंस होते हैं, जेनेटिक चेंजेज़ होते हैं, और वो सब में अलग-अलग होते हैं। तो आज तो साइंटिस्ट ने सोचा भाई क्यों ना हम ये म्यूटेशन स्टडी कर लें, क्या चेंजेस हो रहे हैं उस कैंसर में, उस बंदे के कैंसर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। हम उनको स्टडी करते हैं, उनका वो जेनेटिक मटेरियल कैंसर का आइसोलेट कर लेते हैं, और उस जेनेटिक मटेरियल में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो म्यूटेशंस हो रहे हैं, उसके बेसिस पे क्यों नहीं हम उस मरीज के लिए, उस पर्सन स्पेसिफिक, उस पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्यों नहीं डिसाइड कर हुँ, लेते। हुँ, हुँ। तो ये है सर टारगेट थेरेपी, ओके। कि हम उनका जो म्यूटेशंस हैं, जो जेनेटिक चेंजेस हैं, या वो जो कैंसर सेल है उसमें क्या ऐसा यूनिक है जिसकी वजह से वो कैंसर सेल ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। ओके।
उस चेंज को हम कैसे पकड़ सकते हैं, स्टडी करते हैं और उसको टारगेट करने के लिए हमारे पास कोई टारगेट थेरेपी है या नहीं, वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि कुछ तो म्यूटेशंस होते हैं ऐसे जिसकी वजह से पता चल जाता है भाई इस म्यूटेशन की वजह से ये कैंसर बढ़ रहा है और उसको रोकने के लिए आजकल इफेक्टिव मेडिसिन्स आ गई हैं। तो एक तो जेनेटिक म्यूटेशन स्टडी की जा रही है, दूसरा होता है कि जो सेल्स होती है ना सर, जैसे इस कमरे की तरह होती हैं, है ना, और हर सेल के ऊपर जैसे हम बात कर रहे थे एंटीजेंस होते हैं, वैसे जी। कुछ ना कुछ प्रोटीन एक्सप्रेशंस होते हैं। ओके। ऐसा समझ लीजिए कि ये कमरा है और इसका एक दरवाजा है। वो प्रोटीन एक्सप्रेशन की वजह से वो कैंसर का ग्रोथ हो रहा होता है। हम्म, वो क्या करता है ना, ब्लड में ना कुछ भी ग्रोथ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सर, न्यूट्रिशन होता है, उसको पकड़ पकड़ के खा रहा होता है, जिसकी वजह से वो कैंसर की ग्रोथ हो रही होती है। वो प्रोटीन से ना कुछ सेल सरफेस पे लगे होते हैं। ठीक है। और क्या तरीका होता है कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं कि वो उस प्रोटीन को बाइंड कर लेती हैं। उस ताले की चाबी, ऐसा समझ लो दरवाजा है सर, ताले की चाबी दे दी मैंने, और जिसकी वजह से फिर अगर वो जो दवाइयां हैं वो उस प्रोटीन को बाइंड कर लेंगी और जो भी वो प्रोटीन जो भी वो काम कर रहा है वो उसको जो भी रोक देंगी। वो रोक देंगी। वो खाना ढूंढ के खा रहा है हाँ, ब्लड में, है ना सर, ऑक्सीजन ले रहा है, करेक्ट। वो उसको रोक देगा जिससे कि सेल डेथ हो जाती है। ओके। सो ये होती है टारगेट थेरेपी, यानी कि उसके लिए हमें टारगेट टेस्ट करना होता है, हमें म्यूटेशन टेस्ट करने हैं और हमें टारगेट टेस्ट करने होते हैं। तो ये बहुत ही लेटेस्ट ट्रीटमेंट है सर कि हम कैंसर सेल्स ही आइसोलेट कर लेते हैं भाई, है ना। लोग तो चलो अगर किसी कैंसर पेशेंट को अगर दर्द है तो हमें पता है कि दर्द की दवाई तो देनी है, लेकिन उसके कैंसर में ऐसा क्या यूनिक चल रहा है ओके। जिसकी वजह से हम उसके कैंसर सेल्स को किल कर सकते हैं। तो मैं हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जी बिल्कुल बहुत ज्यादा साइंटिफिक ना जाते हुए एक जी लेमैन लैंग्वेज की हिसाब से समझें, इस चीज जी को समझने की कोशिश करें। आप बताइएगा, हम्म, टारगेट थेरेपी के बारे में आप बात कर रहे हो कि जी हमने किसी पर्टिकुलर पेशेंट के कैंसर सेल को देखा, उसके म्यूटेशन को पढ़ने की कोशिश की जी और उसके हिसाब से फिर हम मेडिसिन डिसाइड करते हैं। तो जी क्या कुछ कैटेगराइजेशन या कुछ लिस्ट बनी है उन म्यूटेशंस जी की? बिल्कुल। क्योंकि सर देखिए चक्कर क्या होता है ना, किसी का कैंसर अगर ग्रो कर रहा होता है ना तो यूजुअली ड्राइवर म्यूटेशन एक ही होता है। अच्छा, हाँ, एक होता है ये या हुई दो ना होता बात। है सर? हाँ, हाँ हाँ, सर, है ना। तो इतना पता है हमें कि ड्राइवर म्यूटेशन यूजुअली एक होता है। ओके। कैंसर जब ग्रो करता है तो साथ में कुछ एसोसिएटेड चेंजेस आ सकते हैं, सेकेंडरी म्यूटेशंस हो सकती हैं, बट यूजुअली डोमिनेंट एंड ड्राइवर म्यूटेशन एक ही होता है। ओह, ओके। और एट मैक्स किसी किसी में हमें दो दिख जाते हैं। तो वो तो आइडेंटिफाई हो गए क्लियरली। जी, आज के ज़माने में अक्रॉस ऑल द कैंसर्स एंड ट्यूमर 80 नोन म्यूटेशंस ऐसी हैं जिसके लिए हमारे पास टारगेटेबल ड्रग्स हैं। ऑलराइट, 80 ऑलराइट। म्यूटेशंस ऐसी हैं। ओके, ओके, अच्छा, ओके। ये बहुत ज़्यादा ट्यूमर स्पेसिफिक भी नहीं होती हैं। जैसे हुँ। मुझे इतना पता है कि लंग कैंसर में अगर मुझे ये म्यूटेशन मिला तो ये दवाई काम करेगी। हुँ, ब्रेस्ट कैंसर में भी अगर ये म्यूटेशन तो मिलेगा वही तो दवाई काम करेगी। ओके, हाँ, सो हाँ, दिस इज़ बियॉन्ड समथिंग। पहले तो हमें ये लगता था कि भाई चलो यहाँ का कैंसर है तो ये इस कैंसर का ऐसे इलाज चलेगा, यहाँ का कैंसर है तो इस तरह का ऐसे इलाज चलेगा। बट जो म्यूटेशन जब हम आइडेंटिफाई करते हैं सर, तो जो उनकी दवाइयाँ होती हैं मोस्टली हर कैंसर में एक जैसा ही काम करती हैं। ये एक रिलीफ है मैम। जी, आई मस्ट से अभी जी, अभी मेरे को थोड़ी क्लैरिटी आई कि जी, ज़्यादातर म्यूटेशंस आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जी, उनकी ड्रग्स भी हमारे पास है दोस्तों। सो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ जी, है। और जैसा डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि ड्राइवर म्यूटेशन जी, वो करीब-करीब 2-3 ही हैं, जी। जो किसी डिफरेंट भी कैंसर में जनरली एक या एक या 2 होती हैं। ड्राइवर मिल जाएँगे, जी, चाहे फिर वो लंग कैंसर हो, ब्रेस्ट जी, हो, सर्विक्स हो या हेड एंड नेक यस, हो या कोई भी हो। यस, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है और उनको हम टारगेट कर सकते हैं, जी, उन ड्राइवर म्यूटेशंस को। जी, उसके अलावा डॉक्टर साहब ने बताया कि 80 म्यूटेशंस, 80 म्यूटेशंस और ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और जी, उनकी ड्रग्स भी अवेलेबल है सर, अकॉर्डिंगली यूज़ फैब्रिकेट होते हैं। की जा चुकी हैं या जी, हमने उनको बना लिया है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। बात ये हो गई टारगेट थेरेपी की। जी। तो ज़ाहिर सी बात है कैंसर सो तो पेशेंट्स के हाँ लिए। कि कीमोथेरेपी, बट वर्ल्ड हैज एक्चुअली मूव्ड बियॉन्ड कीमोथेरेपी सर। हुँ, 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 इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेट थेरेपीज, हुँ। हर कैंसर में इनका रोल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ओके। और पहले लोग कहते थे कि भाई स्टेज 4 कैंसर्स में ही यूज करना है, कैंसर जहाँ पे हम ठीक नहीं कर पाते, केवल कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब हम इनका इनका उपयोग ना केवल फर्स्ट स्टेज 4 कैंसर्स में कर रहे हैं, बल्कि हम अर्ली स्टेज कैंसर पेशेंट्स में भी कर रहे हैं, अच्छा, जहाँ अच्छा। पे हम इन दवाइयों के उपयोग की वजह से कैंसर के रिकरेंसेस का जो रिस्क है सर, हुँ, वो हम कम कर उसको सकते भी हैं। कम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये 4th स्टेज से उतर के 3rd टू यस 2nd पे भी, यस 1st पे भी यस। आ रही है। बल्कि सर आपको मैं एग्जांपल दूंगी, कुछ जगह तो इतने रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं कि लोग कहते हैं कि भाई शायद जैसे मैंने बात की कि हम लोकल कैंसर है तो केवल सर्जरी कर दो। कुछ जगह इम्यूनोथेरेपी के इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि लोग कहते हैं कि भाई इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ गया कि सर्जरी भी करने की जरूरत नहीं है। ओह! जी, कि बस इंजेक्शंस लगवाइए और आप ठीक रहेंगे। रेक्टल कैंसर है सर, रेक्टल कैंसर है, कोलन कैंसर है, उसमें आजकल कुछ बड़ी इफेक्टिव इम्यूनोथेरेपी आ गई हैं। एक पेशेंट पॉपुलेशन होता है, कुछ स्पेशल तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल तरह के चेंजेस मिलते हैं जो हम ट्यूमर कैंसर्स में चेक करते हैं। ओके। एमएसआई बोलते हैं उनको।
तो जिनका वो टेस्ट पॉजिटिव आता है उस लोगों में इम्यूनोथेरेपी बहुत रिमार्केबल काम करती है और ओके। वहाँ पे ये इस्तेमाल करने से कैंसर बिल्कुल चला जाता है और जहाँ पे अब गाइडलाइंस पे ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो इंजेक्शन से ही कैंसर छूमंतर हो गया जी, जी, जी। और आपको तो यहाँ पे सर्जरी भी नहीं करनी है, रेडिएशन करने की भी ज़रूरत नहीं रेडिएशन है। भी नहीं करना है। हाँ सर, तो एक इस तरह का अप्रोच भी आ गया है। ऑलराइट। तो मतलब कैंसर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है ना सर, कि जो हम पहले सोचते थे, पहले पढ़ते थे, अब वो चीज़ें हर चीज़ें ना सर बदलती जा रही हैं। बदलती जा रही हैं और ये अच्छी बात भी है। बहुत बढ़िया जी, बात है। डॉक्टर फिटर्निटी जो भी आप जी, लोग हैं, ये पेशेंट को आइडेंटिफाई या कैटेगराइज़ यस। कैसे करते हो कि जी ये पेशेंट इस इंडिकेशन के साथ ये इस कॉम्बिनेशन थेरेपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे, जी। बढ़िया रिजल्ट्स आ जाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करते सर ये हो? देखिए हाउ बहुत ही डू यू अच्छा डिसाइड? सवाल है ये अब यही और रोज रोज का हमारा भी जो है डिस्कशन है ये इसी बात पे होता है हुँ, कि किस पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट बेस्ट है ये कैसे डिसाइड किया हुँ, जाए। हुँ, हुँ। देखिए कुछ कैंसर्स में तो साइंटिफिक डेटा कहता है, जैसे मेलानोमा की बात मैं आपको बता रही थी। मेलानोमा एक ऐसा स्किन कैंसर है जो बहुत एग्रेसिव होता है, काले रंग के वो हो जाते हैं, ट्यूमर्स हो जाते हैं स्किन सरफेस पे और ये बहुत ही एग्रेसिव होता है, ये बॉडी के किसी ऑर्गन में जाके फैल सकता है। स्किन का कैंसर ऐसा ब्रेन में जाता है, शरीर के हर हिस्से में जा सकता है। अ, इसमें कीमोथेरेपी बिल्कुल काम नहीं करती। ओके। हाँ, इसके इसकी जो शेल है उसको कीमो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता। ओह! तो ये हम बहुत ही डिसअपॉइंटेड होते थे मेलानोमा में रिजल्ट्स को लेके। बट इट्स अ वेरी इम्यूनोथेरेपी सेंसिटिव ट्यूमर। तो जैसे करेक्ट। मुझे पता है कि भाई इसकी डायग्नोसिस मेलानोमा है तो मुझे इम्यूनोथेरेपी ही ट्राई करनी है। मुझे यहाँ पे कुछ और ट्राई नहीं करना। हुँ, तो कुछ तो कैंसर सबटाइप्स ऐसे होते हैं, जहाँ हमें इतना पता है कि भाई यहाँ तो कीमो काम ही नहीं करता, यहाँ पे तो बस इम्यूनोथेरेपी ही काम करेगी। किडनी कैंसर एक ऐसा ट्यूमर है सर, है ना? किडनी कैंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्यूमर है। ये भी कुछ मेलानोमा की तरह बहुत ही एग्रेसिव कैंसर होता है सर। किडनी कैंसर एक ऐसा ट्यूमर था जहाँ पे लोगों को ये पता था कि बॉडी इम्यूनिटी को ही अगर हम इम्प्रूव कर देंगे तो कैंसर तो खत्म हो जाएगा। ओके, ओके। हाँ, ये बहुत ही इसमें लोगों ने बहुत तरह की चीज़ें ट्राई की हुई हैं। दूसरे तरह के वैक्सीन्स दिए थे, ट्यूमर के जो बैक्टीरिया के वैक्सीन्स होते हैं वो देते थे कि भाई बैक्टीरिया वैक्सीन देने हाँ, से भी तो हाँ, इम्यूनिटी स्टिमुलेट होती होती है। है ना? वो कर देने से कैंसर गायब हो जाते थे। तो किडनी कैंसर में लोगों ने बहुत कुछ ट्राई किया हुआ है और कुछ पेशेंट्स में रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे। तो किडनी कैंसर में ये लोगों को बहुत दिन से पता था कि इम्यूनोथेरेपी अच्छा काम करती है। और आजकल इसी की वजह से सर जो मैं आपको बता रही थी कि आईसीआई करके इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स जो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, वो इतना रिमार्केबल काम करती हैं कि पेशेंट बहुत ठीक हो जाते हैं। इसमें लार्ज पर नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऑलराइट। तो इसीलिए एक तो ये हो गया कि हाँ, भई एक ट्यूमर कौन-सा है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की जगह अगर मुझे पता है भई ये किडनी का कैंसर है, तो ये इम्यूनोथेरेपी इम्यूनो हमें मुझे यहाँ देनी है। ओके, ओके, तो एक तो ये हो गया कि कैंसर कौन-सा है। दूसरा कुछ कैंसर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि म्यूटेशंस होती हैं, तो कुछ मार्कर स्टडी करते हैं हम। ओके। कैंसर पहचानने के के ऊपर लिए। जो बायोप्सी करते हैं सर, उसी के ऊपर हम कुछ टेस्ट लगवा लेते हैं, ठीक जिससे है। हमें ये पता चल जाता है कि भई हाँ, यहाँ इम्यूनोथेरेपी अच्छा काम करेगी। ओके। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म का नाम लिया था एमएसआई। एमएसआई। बहुत सारे ट्यूमर्स में बल्कि हर कैंसर में हम आजकल एमएसआई का टेस्ट करते हैं। अगर एमएसआई की प्रॉब्लम्स आती है, एमएसआई हाई बोलते हैं हम सर। अगर एमएसआई हाई आता है, तो हमें पता है इम्यूनोथेरेपी तो बहुत अच्छा काम करेगा। वो ओके। चाहे कोई भी कैंसर हो, चाहे वो लंग का कैंसर हो, चाहे वो एड्रीनल ट्यूमर हो, चाहे वो किडनी का कैंसर हो, चाहे वो आँत का कैंसर हो। हमें इतना पता है कि अगर एमएसआई पॉजिटिव आता है, तो एक ये मार्कर हमेशा हम हर कैंसर में करते हैं। हमें पता है कोई भी कैंसर हो, यूटेरस का कैंसर हो, वहाँ तो एमएसआई हाई आ गया, इसका मतलब इम्यूनोथेरेपी विल वर्क लाइक अ मिरेकल। ऐसे ही कुछ और मार्कर्स हैं, टीएमबी बोलते हैं, पीडीएल1 बोलते हैं, तो कुछ मार्कर्स का टेस्ट करते हैं। इसलिए हमें ट्यूमर स्पेसिमेन चाहिए होता है, इसलिए बायोप्सी बहुत ज़रूरी हो जाती है। लोगों को बायोप्सी सुन के बड़ा डर बायोप्सी, लगता है। एफएनएसी, हाँ। हाँ, तो पर हमें बायोप्सी इस वजह से भी जानना होता है क्योंकि आजकल हम बायोप्सी से सही इलाज ढूँढ पाते हैं। तो सर इन सब चीज़ों से हमें इतना पता है कि हाँ भाई क्या डायग्नोसिस है और कुछ ऐसे टेस्ट करके देख लो जिससे पता चल जाएगा भाई इम्यूनो तो बड़ा अच्छा काम करेगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई जी, करने की बात, जी, और आपने ये बताया था कि करीब-करीब 80 म्यूटेशंस, राइट? जी, जी। आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उनके ड्रग्स भी हमने आइडेंटिफाई हुँ, कर लिए हैं। एंड देन आपने बताया था ड्राइवर म्यूटेशन के बारे में, जी, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत आसानी से। अभी आपने बताया मार्कर्स के बारे जी, में, आपने बताया एमएसआई के बारे जी। में, करेक्ट? अगर एमएसआई लेवल ज़्यादा आया किसी भी यस इंडिकेशन सर। में, हुँ, तो इमीडिएटली आप ये इम्यूनोथेरेपी दे कंक्लूजन पे जा सकते हैं। सकते हैं कि जी, इम्यूनोथेरेपी इज़ गुड जी, और उसके रिमार्केबल रिजल्ट्स आ जाएँगे। जी, तो बाय लार्ज 2 चीज़ें सामने आ गई। जी। एक तो हो गया मार्कर और एक हुँ, हो गया म्यूटेशन। जी, तो बिल्कुल। दोनों जगहों पर डेवलपमेंट हो रहे हैं, यस, ठीक है ना? बिल्कुल। जी। आपकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से या किसी भी डॉक्टर की क्लिनिकल हुँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से वो दोनों चीज़ें करा लेंगे टेस्ट, जी, या बिल्कुल। एक चीज़ करा लेंगे टेस्ट? हुँ, जो भी आप प्रायोरिटी लेवल पे देखते होंगे। जी, एमएसआई आ गया तो चलिए यहीं से ट्रीटमेंट शुरू कर दें। जी, क्यों अननेसेसरीली पेशेंट को
इतनी मेडिसिन दी जाए या परेशान किया जाए। हाँ सर, मतलब राइट मैनेजमेंट खोजने में हमें हेल्प हो जाती है। करेक्ट करेक्ट, जी। ये हेल्प हो जाती है और उसके लिए बायोप्सी वगैरह ये चीजें हो जाती हैं। आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती प्लीज हूँ। डू। देखिए, इम्यूनोथेरेपी ना बहुत ही लेटेस्ट चीज़ है। ओके। तो इवन डॉक्टर्स आर गेटिंग मोर एक्सपीरियंस, वी आर नाउ बिकमिंग मोर वाइजर। कीमोथेरेपी में ना सर एक कॉन्सेप्ट होता है डोजिंग का। करेक्ट। पेशेंट का हाइट कितना है, पेशेंट का वेट कितना है, सरफेस पेशेंट का एरिया। जनरल कंडीशन कितना है, सरफेस एरिया कितना है, पेशेंट के ब्लड पैरामीटर्स कैसे हैं, उसके बेसिस पे डोजिंग डिसाइड होती है। एक पर्टिकुलर लेवल के बियॉन्ड हम डोज कम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, फिर तो बेकार ही हो हाँ, जाएगी, फिर कोई मतलब ही दवाई नहीं है। ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन अचीव नहीं हुआ, दवाई काम नहीं करेगी। तो कीमोथेरेपी की डोजेस ना आप एक लेवल के बियॉन्ड कम नहीं कर सकते। ठीक बट है। ऐसा इम्यूनोथेरेपी में नहीं है। अच्छा। हाँ, इम्यूनोथेरेपी में बहुत ही यूनिक चीज़ है। और इम्यूनोथेरेपी में एक दवाई थी निवोलुमैब, 240 mg देते हैं वन्स इन 2 वीक्स, ऐसा रिकमेंडेशन है स्टडीज़ का कि आप 240 mg 2-2 हफ्ते में लगाओ भई, तभी ये हम्म। तो स्टैंडर्ड डोज़ है, यही देना है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में स्टडी हुई मुंबई में, हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स में, कि 20 mg की दवाई भी लगाएँगे अगर आप 3 हफ्ते के गैप पे, तो दवाई अच्छा काम करती है। दैट्स नाइस। 240 mg से कहाँ 20 mg पर आ गए हम। हाँ। है ना? देखिए, चक्कर क्या है कि ये सब नई दवाइयाँ हैं, तो इनका कॉस्ट भी थोड़ा कंसर्न रहता है। इसीलिए टीमेच में ऐसी स्टडीज़ की गई। इम्यूनोथेरेपी के बारे में एक कॉन्सेप्ट क्या है ना सर, कि इनका कुछ फिक्स्ड डोज़ नहीं होता, जिसके बियॉन्ड ये काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा। इवन लोएस्ट डोज़ कैन स्टिमुलेट बॉडीज़ इम्यूनिटी। ठीक बात है। छोट कम, क्योंकि इनडायरेक्टली काम करती हैं सर ये। हाँ 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 तो ये हाँ। कम डोज़ में भी असरदार होती हैं। ओके। जी, तो देखिए कहाँ 240 mg और कहाँ 20 mg। तो मैम क्या ऐसा मतलब कहा जा अगर 100 सकता mg का एक वायल है, तो मैं 5 मरीज़ों में इस्तेमाल कर सकती हूँ। राइट, तो क्या ऐसा नहीं है क्या मैम कि 240 मिलीग्राम पर अगर हम यूज कर रहे हैं, जी, तो मतलब मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ जी, कि लेट्स से 50% रिस्पॉन्स आया जी। और 20 मिलीग्राम यूज कर रहे हैं, तो तभी भी क्या सर, तो 50% आएगा? आजकल जो भी, यस, बिल्कुल मैं यही बात कह रही हूँ कि जैसे एक दूसरी दवाई है पेम्ब्रोलिज़ुमैब, कीटोडा बोलते हैं। उसका तो स्टडी भी किया गया है कि 200 mg उसकी स्टैंडर्ड डोज़ है, हम्म। और 100 mg से लोगों ने कंपेयर किया। तो 200 और 100 में सेम रिस्पॉन्स। और वाओ। बल्कि अभी इंडिया से एम्स में इसी साल स्टडी प्रेज़ेंट हुई ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में, 50 mg इज़ एज़ गुड एज़ 200 mg। ओके। तो ये इम्यूनोथेरेपी में ना कुछ बड़ी स्पेशल सी चीज़ें हैं। हमें लगता है कि भई हम दवाई होगी तो जितनी खुराक लेनी है उतना ही फ़ायदा होगा। जी 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 आप जी। खुराक नहीं लेंगे तो कम खुराक लेंगे तो कम फ़ायदा होगा। करेक्ट करेक्ट। इम्यूनोथेरेपी में ऐसा नहीं है। दैट्स नाइस। येस, तो ये ना कुछ बड़ी स्पेशल चीज़ है इम्यूनोथेरेपी में। इससे हमें क्या फ्रीडम मिल जाती है ना सर, क्योंकि दवाइयाँ जितनी भी नई दवाइयाँ आती हैं, उनका कॉस्ट हमेशा कंसर्न रहता है ना? और अभी भी कॉस्ट इज़ अ मेजर इश्यू, एंड दैट इज़ व्हाई एम्स में, टीएमएच में ऐसी स्टडीज़ हुई, ताकि मोर एंड मोर इंडियन पेशेंट्स को इनका बेनिफिट मिल सके। एंड विदाउट अ डाउट एंड विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस डॉक्टर्स विल बी एबल टू यूज़ देम। है ना सर? हमारा भी कॉन्फिडेंस आ गया भई कि चलो ये तो गरीब मरीज़ है, लेकिन फिर भी हम इतना लो डोज़ तो हम लगा ही सकते हैं, और उसपे हमें पता है इसको रिस्पॉन्स आ जाएगा। वाओ। तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, पेशेंट के लिए भी अच्छा है सर। नहीं, मुझे याद पड़ रहा है डॉक्टर साहब कि जी। लॉन्ग लॉन्ग बैक व्हेन सबसे मतलब ऑन्कोलॉजी में पैक्लिटैक्सेल आया था, तो जी। यूज्ड टू बी कॉल्ड एज मैजिक बुलेट। येस, और बिल्कुल। उस वक्त थेरेपी कॉस्ट हुआ करती थी अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख रुपए, ओह! लेकिन आज की डेट में 2-2.5 हजार रुपए पे उतर के आ येस, चुकी है। बिल्कुल। सो ये डेवलपमेंट है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ऑर्गेनिक चेंज आया। सर देखिए, अच्छी बात क्या है ना, डेवलपमेंट ऑर्गेनिक चेंज इसलिए भी है क्योंकि पहले क्या होता था ना सर, दवाइयाँ इंडिया इम्पोर्ट करता था। करेक्ट। बाहर से दवाइयाँ, देखिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो इंडिया से बाहर है, बहुत कम कंट्रीज़ में प्राइस रेगुलेशन का सिस्टम है सर। अब हम उधर नहीं जाएँगे, लेकिन चक्कर क्या होता है कि वो जिस कॉस्ट पे वो वहाँ दवाइयाँ बेच रहे होते हैं, मोस्टली उसी कॉस्ट पे वो इंडिया में बेचते हैं। करेक्ट। थैंकफुली बिकॉज़ ऑफ द इंटरवेंशन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट एंड आल्सो बिकॉज़ ऑफ द जेनरिक्स इन इंडिया, अब हमारे पास इतने अच्छे जेनरिक्स हैं, और बहुत सारे जेनरिक्स हैं, और चूँकि इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल का सिस्टम फ़ॉलो किया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ जो अच्छी दवाइयाँ बना रही हैं, वो हम सस्ते दरों पे हम पेशेंट्स को दे पा रहे हैं सर। करेक्ट तो करेक्ट। इंडिया में कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। दैट्स नाइस। जी, और तो इसी बात को मतलब जो मैं जी। रेडिएट करना चाह रहा हूँ कि हाँ, जैसे पैक्लिटैक्सेल के साथ हुआ, उसी जी। तरीके से अब ये इम्यूनोथेरेपी जो आपने बताई येस, येस, कि बिल्कुल। 240 मिलीग्राम्स की जगह 50 मिलीग्राम्स, 40 मिलीग्राम्स, 20 मिलीग्राम्स तक आ येस, रहे हैं। जी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी कॉस्ट भी उसी तरीके से येस, ऑर्गेनिकली बिल्कुल। कम होती चली जी, जाएगी। जी। और यही डेवलपमेंट किसी भी ट्रीटमेंट में माना जाता है जी, या बिल्कुल। डिजायर्ड होता है। येस। फिर ऑन्कोलॉजी की बात करें या फिर कार्डियोलॉजी की बात करें या किसी भी थेरेपेटिक सेगमेंट की हम बात करें, जी, दैट इज सो वेरी नाइस। येस। अब क्योंकि ये नई नई थेरेपी है, जी। इम्यूनोथेरेपी है, और हमारा प्रोग्राम भी लोग बाग देखेंगे और सुनेंगे और बातचीतें भी कर रहे हैं चारों तरफ,
कुछ यहाँ पर कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं जैसे कि कैंसर पेशेंट के दिमाग में कि जी मेरा जो भी इशू है आप हम्म, उसमें मुझे कीमोथेरेपी भी दे रहे हो और इम्यूनोथेरेपी भी दे रहे जी हो और जी मतलब मुझे तो दो सजाएं मिलेंगी अब, क्योंकि कीमोथेरेपी की टॉक्सिसिटी अलग और इम्यूनोथेरेपी की टॉक्सिसिटी के बारे में तो मैं जानता ही नहीं। तो ऐसा करो ना, आप इम्यूनोथेरेपी दे दो, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो रहे हो कीमो ड्रॉप कर दो ना। तो एक ये कंफ्यूजन मेरे दिमाग में खड़ा हो रहा है। जी व्हाट डू जी यू वांट टू से अबाउट दिस कि क्या दोनों की टॉक्सिसिटीज मिल जाएंगी, क्या होगा? देखिए सर, पहले तो एक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। दुनिया में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स ना ना होते हो। हो, ओके। या फॉर दैट मैटर दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप बॉडी के अंदर लें और साइड साइड इफेक्ट ना इफेक्ट ना हो। हो। आप जो खाना खाते हैं उसके भी उसके भी साइड होते इफेक्ट हैं। होते हैं सर, बिल्कुल सही है कहा। ना? ऑन्कोलॉजी में ना सर हम कुछ मामलों में बड़े क्लियर होते हैं। अगर हमें बीमारी जड़ से हटानी है तो हम बहुत एग्रेसिव जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी की बात कर रहे हैं सर, हल्के फुल्के इलाज से नहीं होगा सर। वी हैव टू हिट ऑन, है ना सर? तो अगर हमें ऐसा लगता है कि बीमारी बिल्कुल जड़ से जा सकती है, मरीज बिल्कुल ठीक हो सकता है, तो वहां पे जो सबसे अच्छा इलाज है हमें वो करना चाहिए। ओके। वहां पे फिर साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, कैसे होंगे, हम मैनेज करेंगे, है ना सर? तो अब जैसे कि मुझे इतना पता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है और यहाँ मुझे इसकी ब्रेस्ट की सर्जरी करानी है जिससे ये ठीक हो जाएगी। ब्रेस्ट सर्जरी से पहले मुझे कुछ कीमोथेरेपी की दवाइयाँ देनी है कि हम मुझे गाँठ का साइज़ कम करना है, रिकरेंस रेट कम करना है, तो मैं उसको कीमोथेरेपी दूँगी। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर जनरली यंग फीमेल्स में भी होता है आजकल, ओल्ड फीमेल्स में भी होता है, जिनका एक लाइन से कंसर्न हेयर लॉस होता है। बट मोस्ट ऑफ देम आर यूजुअली लोग कहते हैं कि नहीं भई अगर साइड इफेक्ट होगा बट अगर मैं ठीक हो जाऊँगी मैम तो आप मुझे कीमोथेरेपी दे दो। दीजिए, है ना? इम्यूनोथेरेपी भी हम वहाँ पे कई तरह के ब्रेस्ट कैंसर्स में आजकल इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो बढ़ता ही है। इन द सेंस कि ट्यूमर का साइज़ भी छोटा होता है और रिकरेंस रेट आने का रिस्क भी कम हो जाता है। साइड इफेक्ट एक जैसे नहीं है, ओके। अलग-अलग तरह के साइड हाँ, इफेक्ट मैं हैं। वही पूछना चाह रहा था जी। मैम कि अलग-अलग क्या साइड अलग-अलग इफेक्ट्स तरह हैं? के साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, कीमोथेरेपी से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? हुँ, जैसे कि बहुत सारी कीमोथेरेपी से बाल जाते हैं। बाल जाते हर हैं। कीमो से बाल नहीं जाते, लेकिन बहुत सारे कीमो से बाल जाते हैं। नौज़िया होता है, जैसे मैंने बताया कि रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स पे काम करता है। तो जो गट की लाइनिंग होती है सर, वो इम्पैक्ट होती है। ठीक है। नौज़िया होता है, उल्टी आती बहुत है, ज़बरदस्त। वॉमिटिंग हो सकती है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त नहीं। ओके। आजकल बहुत इफेक्टिव मेडिसिन्स हैं सर, लगभग ना सस्पेंडेड के याद आ जाता है। लगभग ना के बराबर है सर, ओके। है ना? नौज़िया ना के बराबर है, वॉमिटिंग तो नियरली गॉन। डायरिया होता है बट उसकी भी अच्छी मेडिसिन्स होती हैं, तो डायरिया भी ना के बराबर है। फैटीग या थकान होता है। जी। कुछ कीमोथेरेपीज़ की वजह से मुँह में छाले होते हैं, बट हुँ, कीमोथेरेपी के दौरान हम कहते हैं कि भाई आइस चिप्स रखा करो, छाले वाले नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ कीमोथेरेपी से इनफर्टिलिटी होती है, कुछ कीमोथेरेपी ड्रग से हार्ट पे असर आता है। इम्यूनोथेरेपी से ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। इम्यूनोथेरेपी देखिए मैंने आपको बताया बड़ा यूनिक मैकेनिज़्म है सर, ये बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो इम्यूनोथेरेपी डायरेक्टली कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगी। करेक्ट, ओके। ये क्या करेगी कि बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। हुँ, बॉडी की इम्यूनिटी बॉडी को अटैक कर सकती है। इज़ दैट अपना सो? ही अच्छा। जी, अपना ही जो वो है ना सिपाही हाँ, वो हमें ही मारने लग जाए। जी, तो ये है प्रॉब्लम इम्यूनोथेरेपी के साथ। कई बार क्या होती है ना बॉडी की इम्यूनिटी ओवर स्टिमुलेट हो जाती है ठीक है। और अगर ये बॉडी की इम्यूनिटी अगर ओवर स्टिमुलेट हो जाती है, तो ये बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे अटैक कर सकती है। ओके। जैसे कि कभी घुटनों पे अटैक कर सकती है, तो जॉइंट पेन्स हो सकते हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़। रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। करेक्ट। तो वैसे ही प्रॉब्लम्स हो सकती है कि जॉइंट्स पे अटैक किया तो जॉइंट पेन एंड जॉइंट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया। थायराइड पे अटैक किया तो थायराइड फंक्शंस अप एंड डाउन हो जाते हैं। कई बार ठीक हमें है। थायराइड की दवाई देनी पड़ती है। उसके हिसाब से जैसे कि ब्रेन में सर एक ऑर्गन होता है पिट्यूटरी बोलते हैं, उसको अटैक कर सकती है तो वहाँ के हार्मोन सप्लीमेंटेशन देने पड़ते हैं। लंग्स पे अटैक कर सकती है तो निमोनिया जैसी प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन हो जाती है लंग्स में, ओके। निमोनिया जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ना? अगर आँत पे कभी-कभी अटैक कर सकती है तो आँत में डायरिया हो सकता है। तो हमें ये आइडेंटिफाई तो जो मोस्टली प्रॉब्लम्स होती है सर कीमोथेरेपीज़ जैसी नहीं है। अच्छा, वो ब्लड अलग है। काउंट्स नहीं होते ज़्यादा फॉल, फैटीग कम से कम होता है, हेयर लॉस नहीं होता है, हुँ, हुँ, तो हुँ। नौज़िया वॉमिटिंग यूजुअली नहीं होता है। तो इम्यूनोथेरेपी से ना सर वो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं जो कीमोथेरेपी से हों। ओके। अच्छा, मोस्टली इम्यूनोथेरेपी से किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि सपोज़ करो आपने ये बात की कि हम दोनों मिला के दे रहे हैं तो भई हम उसको कीमो के भी साइड इफ़ेक्ट दे रहे हैं, हम उसको इम्यूनो के भी करेक्ट, साइड इफ़ेक्ट दे रहे करेक्ट। हैं। एक्चुअली सर मोस्टली ना इम्यूनोथेरेपी से ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही नहीं है। ओके। मैंने जो भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ाए ये भी ना बड़े कॉमन नहीं हैं, ये कम लोगों में होते हैं और इनके ना इलाज इनको फिर देखिए अगर हमें बॉडी की इम्यूनिटी स्टिमुलेट हो गई तो हमें बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी दवा देनी होती है, तो हुँ, वहाँ हम हुँ। थोड़ा-सा स्टेरॉइड्स दे देते हैं। उससे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ओके, ओके। इम्यूनोथेरेपी सर कुछ मामलों में इतनी सेफ दवाई है ना, ये इस बात पे निर्भर ही नहीं करती है कि आप खाना-पीना खाते हैं कि नहीं, आप बहुत कमज़ोर तो नहीं हैं, आप बहुत बूढ़े तो नहीं हैं। मतलब अगर कोई 100 साल का आदमी भी होगा ना सर, मैं उसको सेफली इम्यूनोथेरेपी दे सकती हूँ। कीमो ओके। में ऐसा नहीं है, कीमो में मुझे सोचना पड़ता है। हाँ, मुझे 20 साल में जो मैं कॉन्फिडेंस है वो मुझे पता है मेरा 80 साल के आदमी में नहीं है, बट इम्यूनोथेरेपी में ऐसा नहीं है।
अगर 10 साल का बच्चा हो, 50 साल का आदमी हो, 100 साल का, सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। इम्यूनोथेरेपी, क्योंकि मुझे पता है इम्यूनोथेरेपी हैज़ टू डू नथिंग विथ हाउ द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज़। दैट्स नाइस, यस, दैट्स किसी वेरी के लो नाइस। ब्लड काउंट्स है, मैं उसमें भी इम्यूनोथेरेपी दे सकती हूँ, ओके। जबकि मैं कीमो नहीं दे पाऊँगी। किसी का जनरल कंडीशन खराब है, दुनिया भर की दिक्कतें हो रही हैं, तो वहाँ पे मैं कीमो नहीं दे सकती, बट वहाँ पे आई विल बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे तो इम्यूनोथेरेपी से प्रॉब्लम्स करती नहीं है, उस सिस्टम पे इफेक्ट नहीं डालेगी, तो वो साइड इफेक्ट नहीं होंगे। दैट्स नाइस, यस, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स तो ब्यूटीफुल। इसीलिए सर, जहाँ पे हमें लगता है ना, हर इंटरवेंशन का ना सर रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना चाहिए। ओके, अगर हमें लगता है बेनिफिट, जैसे हमने बात की साइड इफेक्ट्स कंबाइन करने की, अगर बेनिफिट आउटवे द रिस्क, हमें इतना लगता है कि जो कंबाइन करने से बेनिफिट जो मिल रहा है वो कंबाइन करने के रिस्क से ज्यादा है, तो वो अप्रोच ट्राई करना बिल्कुल चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक है। जी, तो हमें ये विजडम का इस्तेमाल करना है। उतने जी, एग्रेसिव तो हम लोग जा सकते हैं बिकॉज़ जी, तो मुझे एक याद हाँ, मुझे याद पड़ रहा है मैम, पिछले कन्वर्सेशंस में भी हमारी कुछ डोज़ डेंसिटी, डोज़ यस, इंटेंसिटी के बारे में भी जी, बात हुई जी, थी। जी, डोज़ डेंसिटी में ये हो गया था कि कुछ जेरियाट्रिक पेशेंट्स पे भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके छोटे-छोटे जी, 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 डोजेज़ में दे यस, सकते हैं। यस, यस, और सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है इम्यूनोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी यस, की कॉम्बिनेशन यही बात यस, एस्टैब्लिश कर रही जी, है। बिल्कुल। और व्हाट अबाउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैम, मतलब कि क्या ऐसा कह सकते हैं कि कीमो और इम्यूनो जब हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे जी हैं सर, तो कुछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है? क्योंकि जैसे फर्ज कीजिए एक कीमोथेरेपी दी गई और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम समझते हैं 2 साल, ठीक है सर। और इम्यूनो भी जोड़ दी तो क्या कैन वी से 4 साल, मतलब सर ऑलराइट ऐसा 3 साल। सर देखिए, आंसर इतने सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं। मैम एक लीमैन के लिए देखिए, मैं मैं आपको लेमैन के टर्म्स में बात बताती जी हूँ। जी जी, जैसे कि मैंने बोला, मेलानोमा का एग्ज़ाम्पल दिया था। हाँ, आप इलाज न करें, स्टेज 4 मेलानोमा की बात कर रहे हैं ठीक सर। ठीक, तो मेलानोमा इतनी रैपिडली बढ़ता है कि 3 महीने में एक्चुअली डेथ हो सकती है सर। उप्स, 3 से 4 महीने। ओके, पहले कुछ इलाज ज़्यादा थे नहीं, कुछ लोग कीमो ट्राई करते थे, तो उसके बियॉन्ड 6-9 महीने थे। ठीक है, है ना? अब क्या हो रहा है कि हमें इतना पता है, औसतन हम 2 से 3 साल तो दे ही देंगे, लेकिन 20% पेशेंट, 30% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। वाओ, 30% पेशेंट, ओके, 30% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, इसका मतलब वो तो फिर नॉर्मल लाइफ़ जिएँगे सर। हाँ 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 हाँ। नॉर्मल लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी होगी, है ना सर? तो ये तो कि काफ़ी हो गया, रिमार्केबल जी, है। एग्ज़ैक्टली, तो मैं यही चीज़ कह रही हूँ। और ये हर कैंसर के लिए देखिए अलग-अलग है ना? जैसे किडनी कैंसर में भी सिमिलर फिगर्स हैं। ओके, लिवर के कैंसर में तो प्रॉब्लम ये हाँ, होती है काफ़ी सर, एग्रेसिव होता हाँ, है ये। एग्रेसिव है, और अंडरलाइंग लिवर खराब होता है सर। देखिए, लिवर कैंसर जो होता है ना, वो नॉर्मल लिवर में यूजुअली नहीं होता है। जिनका ओके, लिवर ऑलरेडी कमज़ोर हो ना, जिसे बोलते हैं सिरोसिस हो गया, हाँ, क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़, या तो शराब की वज़ह से खराब हो गया, या आजकल फैटी लिवर बहुत लोगों को हो रहा है लाइफ़स्टाइल की वज़ह से। 80% हाँ सर, है ना? तो खराब लिवर में ही लिवर का कैंसर होता है। ओके, तो लिवर के कैंसर पेशेंट तो ऐसे ही बहुत इलाज नहीं टॉलरेट कर पाते हैं, ओके, क्योंकि उनका लिवर ऑलरेडी खराब है, तो वो ऑलरेडी बहुत वीक होते हैं सर। हुँ, यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी बहुत रिमार्केबली काम करती है, और हमें ओके, इतना पता है कि भाई कमज़ोर आदमी है, लिवर खराब है, फिर भी मैं इम्यूनोथेरेपी दे सकती हूँ। ओके। तो वहाँ पे मेरे पास फ्रीडम है एक अच्छी दवाई देने की। तो वहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ हम इस चक्कर में नहीं दे पाते कि हमें लगता है भाई ये तो पेशेंट टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। मतलब मेटाबॉलिज्म वगैरह भी जो होता होगा हाँ, वो आपकी लिवर के थ्रू ही कीमोथेरेपी होता का, है वो सर लिवर बहुत के सारी दवाइयों का। करेक्ट। तो तो लिवर लिवर ऑलरेडी में कॉम्प्रोमाइज़्ड है। हाँ, तो लिवर में टारगेट थेरेपीज़ एंड इम्यूनोथेरेपीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं सर। ओके, क्योंकि उसके जी। ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आएगा नहीं कि यस, यस। उसे दवाई को बाहर डालना है, बाहर जी, निकालना है। जी, वो ऑलरेडी बेचारा कॉम्प्रोमाइज़्ड है। जी। तो इसलिए ऑलराइट, लिवर में ना वी हैव टू बी वेरी थॉटफुल कि हमें कैसे इलाज करना है लिवर कैंसर्स में। ओके, ओके, ओके। मतलब आई एम नो वे वाइज़ टू सजेस्ट इट, बट इट सीम्स एज़ इफ इम्यूनोथेरेपी कुड बी अ मैजिक बुलेट नाउ। यस सर, फॉर सम पेशेंट इट इज़। इट इज़, मतलब इट जैसे इज़। आपने यस, मेलानोमा की बात करी या फिर यस, किडनी की बात करी, जो कि इतनी ड्रेडेड थी कि 3, 4, 5 महीने यस, में भी, और अभी यस, 30% पेशेंट्स आर एब्सोल्युटली फ्री यस ऑफ सर, एनी यस, डिजीज़। यस, दैट इज़ सो वेरी नाइस, दैट्स यस सर। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो आप अभी आपने बताया कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई द पेशेंट्स? जी। आपने बताया कि एक तो आप बायोप्सी से और उनके ड्राइवर म्यूटेशंस के हाँ सर, ऊपर। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कैंसर कौन-सा है, ओके, उसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं किसको इम्यूनोथेरेपी देना है। दूसरा, हम कुछ टेस्ट कर लेते हैं उनकी बायोप्सीज़ में, हुँ, कुछ मार्कर्स असेसमेंट होते हैं, कुछ म्यूटेशन असेसमेंट होते हैं, ओके। जिसके बेसिस पे मुझे ये पता चल जाता है कि इसको टारगेट थेरेपी देनी है, इम्यूनोथेरेपी देनी है, कॉम्बिनेशंस देने हैं, तो ये हम उस तब डिसाइड कर लेते हैं। मैम ये सारी की सारी बातें तो अप्रॉक्सिमेटली, आप नॉट नॉट अप्रॉक्सिमेटली, प्रिसाइसली आपने जी, जो डेटाज अवेलेबल हैं, आपका यस, जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है जी, उसके ऊपर आपने बताई। अ, अगर हम 1 मिनट के लिए डेटा, साइंटिफिक डेटा जी, जो अक्रॉस द वर्ल्ड से अवेलेबल है, जी, 1 मिनट के लिए उसको रखते हैं किनारे, जी। आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, आपके अपने पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस से, चलिए पेशेंट का नाम मत लीजिएगा, टू 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 रेस्पेक्ट दैट, डू यू हैव सम लाइव एग्जांपल? सर एग्ज़ाम्पल्स हैं थैंकफुली, और इसीलिए उम्मीद भी अच्छी है।
कि पेशेंट्स को जो हम दे पाते हैं सर। 10 साल पहले का एक आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। 28 साल का लड़का था, ओके, मेरे पास हॉस्पिटल में आया, उसको किडनी का कैंसर था। ओके, उसकी किडनी रिमूव कर दी थी, अनमैरिड मेल था सर, ओके, है ना? तो किडनी रिमूव कर दी थी, बट देखिए सर कैंसर्स में प्रॉब्लम क्या होता है ना कि कैंसर सेल्स ब्लड में चली जाती हैं जिसकी वजह से वो रिकर करती हैं, वापस आ सकती हैं। वापस आ सकता है। उसको कैंसर उनको वापस आ गया था, स्पाइन में वापस आ गया था। उप्स! 4 स्पाइन की बोन्स थी जिसमें कैंसर दिख रहा था हमें। मतलब प्राइमरी साइट किडनी थी। किडनी थी, वो किडनी रिमूव कर की जा चुकी थी। ओके, प्राइमरी डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई अब तो तुम ठीक हो, घर हुँ, जाओ। बट 1 साल के बाद किडनी जो कैंसर था सर वो बोन्स में वापस आ गया, स्पाइन में वापस आ गया। ओके, अच्छा, देखिए स्पाइन में या बोन्स में कैंसर आता है तो बहुत पेनफुल होता है, उसको बहुत पेन था। ठीक है। तो अब फिर हमने सर्जन से ओपिनियन भी लिया कि भाई इतनी जगह दिख रही है, क्या सबको आप निकाल सकते हो? सर्जन ने बोला कि नहीं भाई मैं इतना इतना मेजर सर्जरी नहीं कर सकता हूँ, इसका स्पाइन बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। तो फिर हमने सोचा कि भाई चलो क्या काम करता है, उस इम्यूनोथेरेपी तब नई-नई दवाइयाँ आनी शुरू हुई थी सर। पहले इम्यूनोथेरेपी सर ये ऐसे ये 10-12 साल पुरानी दवाइयाँ, इससे पहले नहीं थी सर। तो नई-नई आनी शुरू हुई थी, तो हमने कहा कि चलो भाई इसको इम्यूनोथेरेपी लगाएँगे, कीमो तो काम करेगी नहीं। ये 10 साल पहले की बात है। ये 10 साल पहले की बात है, 10 ओह! साल से पुरानी तो इम्यूनोथेरेपीज़ नहीं है सर, नहीं है ना? थी। ओके, लेकिन हम देखिए सब कोई भी पेशेंट आता है तो हमें सारी चीज़ें फैमिली के साथ बैठ के ना वी हैव टू टेल देम, हमें सब बताना रहता है, जो कि सबसे मुश्किल काम है आपने ना? बताया बट था। हमें करना है कि बीमारी कहाँ-कहाँ है, तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है, कितना टाइम बचा है? हाँ, जो कि सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है ना सर। फैमिली को ये जानना ही है और उनका हक भी है जानने का कि कितना टाइम बचा है। मैंने कहा देखो भाई स्टेज 4 का किडनी कैंसर है, इलाज करेंगे फिर भी जो दवाइयाँ हैं वो 6-8 महीने काम क ज इनकी जान 28 साल का आदमी है सर सोचो, ऑफ़ कोर्स। पेरेंट्स आए हैं, क्या बोलेंगे आप? है ना? तो ये 6-8 महीने हैं भाई, तो रोना-धोना वहीं शुरू हो गया, है ना? फिर मैंने कहा कि चलो भाई इम्यूनोथेरेपी करके इलाज आया है, वो अच्छा काम करता है, थैंकफुली इंडिया में मेडिसिन्स आ गई हैं, तो ये ट्राई करते हैं। तो हमने उनको स्टार्ट कर दिया लगाना। अच्छा महँगी दवाइयाँ थी, 6 महीने के बाद फैमिली ने और फ़ायदा आना शुरू हुआ। जब ओके। दवाई लगाई सर 3 महीने के स्कैन में बीमारी छूमंतर, 3 महीने बाद हमने स्कैन करवाया हाँ, हाँ, और हाँ। बीमारी छूमंतर। लगा कि भाई हड्डियों में कहाँ गई बीमारी? ओके, इतना बढ़िया स्कैन आ गया सर। अच्छा लेकिन दवाइयाँ महँगी थी, 6 महीने के बाद फैमिली को बड़ी दिक्कत होने लगी सर, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट ऑफ़ स्टार्ट हो गए। कोर्स। हुँ। फिर हमने कहा कि चलो भाई लो डोज़ में देना शुरू करते हैं। अच्छा, जैसा आपने जैसा कि पहले मैंने बताया आपको था। बताया हाँ, और लो डोज़ में सर हमने क्वार्टर डोज़ में दवाई देनी शुरू की। 1/4 में और इस बात को आज 10 साल हो गए हैं। एंड द गाय इज़ गुड। The guy is good, the guy is married, guy has 2 kids. वॉव! Guy is now married. बहुत खूब, हाँ, he has 2 kids now. बहुत खूब। अब सर देखिए यही है ना, तो ये देख के फिर हमें भी उम्मीद जगती है कि भाई पेशेंट्स के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर किया जा सकता है। दैट्स वेरी, वेरी नाइस, जी, दैट्स वेरी, वेरी नाइस। जी। बहुत, बहुत बढ़िया। तो अब ऐसे एक एग्ज़ाम्पल नहीं है सर, बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं। ओके, जी, तो अभी अब बहुत सेफली और बहुत कॉन्फिडेंटली इस बात को कहा जा जी। सकता है कि ठीक है, हाँ, कीमोथेरेपी अभी भी मेनस्टे में रहेगी जी, फॉर सम टाइम, जब तक और ज़्यादा अच्छे डेवलपमेंट ना हो जाएँ। लेकिन इम्यूनोथेरेपी एक नए हथियार की तरह जी, इवॉल्व हो रही है। जी, वक़्त हो चुका है, 10 साल आपने बताए और बहुत रिमार्केबल रिज़ल्ट्स लाइक किडनी कैंसर के बारे में अभी-अभी आपने जी, बताया। और ये एग्ज़ाम्पल तो आपकी अपनी खुद की क्लिनिकल जी, प्रैक्टिस में है व्हिच इज़ जी, देयर इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा हम लोग ने बात करी डायग्नोसिस के बारे में, जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट या एलिजिबल पेशेंट के बारे में। जी। आपके पास फिर भी अगर बिल्कुल ही साधारण भाषा में समझें, एक पेशेंट आया और आपने सोचा दिमाग में और उसकी जो भी हिस्ट्री थी आपने पढ़ी और आपको लगा कि ठीक है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 1, 2, 3, 4 क्या-क्या चीज़ें आप उसे सजेस्ट करते हो कि ये करा लो एंड देन वी विल डिसाइड ऑन इट? सर देखिए, एक तो बायोप्सी, हुँ, बायोप्सी में कैंसर कौन-सा है हुँ, और बायोप्सी के ऊपर हम सर्टेन टेस्ट लगाते हैं, हुँ, जिसको कि हम एनजीएस बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। हुँ, ये म्यूटेशंस का टेस्ट होता है सर। ओके, और कुछ टेस्ट होते हैं जिसको कि हम प्रोटीन एक्सप्रेशन देखते हैं ठीक है, कि कैंसर सेल्स हैं, उनका प्रोटीन एक्सप्रेशन, उसके लिए हम एक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री आईएससी नाम का टेस्ट करते हैं। ओके, जैसे पीडीएल-1 एमएसआई ये आईएससी पे भी किए जा सकते हैं। ऑलराइट। तो हम आईएससी लगाते हैं, हम एनजीएस करते हैं, हम काइंड ऑफ कैंसर देखते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हम किस पेशेंट को कौन-सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके लिए जो सैंपलिंग आप करते होगे डॉक्टर साहब, वो तो एक ही बार होती होगी, जैसे बायोप्सी कर ली सर तो देखिए एक टिश्यू। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए कैंसर जब हमारे पास आते हैं तो फर्स्ट टाइम तो हमें डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी चाहिए ही होती है। ठीक है, पर देखिए सर जैसे कि मैंने आपको बोला कि कैंसर इज़ अ वेरी नोटोरियस डिज़ीज़। ये टाइम टू टाइम ना सर अपना स्वरूप भी बदलता है। हुँ, हुँ, तो अगर हमें कभी भी ऐसा लगता है कि कोई भी इलाज फ़ेल हो रहा है या इलाज काम नहीं कर रहा, जब हम स्कैन करवाते हैं और हमें लगता है इलाज काम नहीं कर रहा, तो हमें इतना पता है कि भाई शायद उसका कुछ स्वरूप ही चेंज हो गया है, कुछ और म्यूटेशंस आ गई हों। तो अच्छा, हमेशा एक बार दोबारा बायोप्सी करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए।
तो ओके। कुछ लोग दोबारा बायोप्सी भी करवाते हैं, लेकिन आजकल इसमें ना एक बड़ी नई चीज़ आ गई है। जैसे कैंसर सेल्स ना ब्लड में जाते हैं सर। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे होते हैं, पहले भी हमने पॉडकास्ट में बात की कि कैंसर क्यों वापस आता है, क्योंकि इसकी ब्लड में जाने की टेंडेंसी होती है। तो हम ब्लड से कैंसर सेल पकड़ लेते हैं। हम ब्लड अच्छा, सैंपल से हाँ अच्छा, सर, अच्छा, अच्छा। एक सिंपल सा ब्लड सैंपल लिया, उसमें से हमने कैंसर सेल्स आइसोलेट कर लिए। ओके, ओके, अब जैसे ओके। पेशेंट को आप बोलोगे कि बायोप्सी दोबारा करनी है, हाँ, बेचारे वही परेशान हो जाते हैं सर, मैं वही कहना चाह है रहा ना? था। तो इसीलिए आजकल क्या आ गई ना कि कैंसर सेल्स ब्लड में ही पकड़ लो। इसको लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। वाह! ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना, जी बहुत सर। आराम से फ्लेबोटमी किया यस, छोटा-सा यस। और सिंपल से ब्लड टेस्ट से आप हाँ। कैंसर सेल्स पकड़ के उनका जेनेटिक म्यूटेशंस हुँ, पकड़ के आप क्योंकि स्टडी हम कर कितना लीजिए। भी समझ लें मैम, बायोप्सी, एफएनएसी से आज भी हम डरते हैं। जी देखिए, सर, यस तो एग्रीड। तो हुँ। मेरा पॉइंट सिर्फ़ इतना सा ही था कि एक बार बायोप्सी कर ली चली, तो फिर हम बार-बार बायोप्सी या और हाँ, टेस्ट करके बल्कि कुछ सेंटर्स में तो लोग जहाँ पे भी हर 3-3 4-4 महीने में आजकल ये टेस्ट करवा रहे हैं लिक्विड बायोप्सीज़ लिक्विड कि बायोप्सी इज़ ओके, तो बहुत अच्छा हो गया ना यस कि कि आपने वहाँ ब्लड ले लिया, तो ब्लड तो हम हाँ, लोग नॉर्मल रूटीन ऐसे ही निकलवाते रहते हैं। यस और उसमें लोग ये भी कर रहे हैं कि भाई जैसे कि अब बहुत सारे लोग होते हैं उनको 3-3 महीने में पेट स्कैन नहीं कराना। हाँ, करेक्ट, उनके कंसर्न्स रहते हैं कि भाई हमें इतने बड़े-बड़े स्कैन 3-3 महीने में नहीं कराने। करेक्ट। हाँ, तो ये हम कैंसर का लेवल ब्लड में नाप के हम ये भी देख सकते हैं कि कैंसर घट रहा है या बढ़ रहा है। इस हिसाब से भी लिक्विड बायोप्सी का रोल है। एक तो आप म्यूटेशंस डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट में हेल्प करने के लिए पकड़ सकते हो। दूसरा कि आप उनका लेवल कैंसर सेल्स का ब्लड में देख के आप ये मॉनिटर कर सकते हो कि बीमारी घट रही है या बढ़ रही है। तो करेक्ट। कैंसर मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग में भी हेल्प हो जाती है। एब्सोल्युटली करेक्ट, जी सर। एब्सोल्युटली करेक्ट। हुँ। सो ऑल टुगेदर जस्ट इन केस अगर हम लोग इस चीज़ को 1 मिनट समराइज़ करने की बिल्कुल कोशिश करें सर। या याद करने की कोशिश करें कि इस एपिसोड में हमने डॉक्टर साहब से क्या बातचीत की है, तो इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी की कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग ने बात जी। करी। कीमोथेरेपी अभी भी मेनस्टे में रहेगा और उसमें जो डेवलपमेंट होता रहेगा वो बहुत हाँ, ऑर्गेनिक बट और कई बहुत जगह पे सर इम्यूनोथेरेपी ने उनका प्लेस भी लेना शुरू कर दिया है। करेक्ट। जी। और इम्यूनोथेरेपी हैज़ जैसे मैंने कहने की कोशिश की, अगेन मैं कहूँगा आई एम नो वे वाइज टू सजेस्ट दिस, लेकिन इम्यूनोथेरेपी एक दूसरी मैजिक बुलेट के नाम से येस, आई एग्री। शायद येस। फ्यूचर में हो जाए, इसकी कॉस्ट भी बहुत कम हो जाए और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 240 मिलीग्राम का एक उन्होंने एग्जाम्पल बताया और फिर येस, 20 एमजी। 20 मिलीग्राम्स तक आ गए और जी। इफेक्ट वही आ रहे हैं। जी सर। एक और चीज बहुत खूबसूरत से निकल के आई कि साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो या डिफरेंट है। यह डिफरेंट है। हाँ, तो वो कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की जो कॉम्बिनेशन से बहुत सारे साइड इफेक्ट होने वाले थे, जी। उससे वैसा हमें नहीं डरने है। की आवश्यकता हाँ, नहीं। बिल्कुल नहीं। और जो बुजुर्ग पेशेंट्स हैं जी, उनके ऊपर भी हम दे बड़े सकते आराम से हैं। इम्यूनोथेरेपी को येस। इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, और हमने जब टारगेट थेरेपीज़ के बारे में भी बात की। टारगेट थेरेपीज के और बारे में टारगेट बात थेरेपी करी, में अच्छी बात ये है कि सर बहुत सारे कैंसर्स में स्पेशली लाइक टारगेट थेरेपीज़ स्टेज 4 कैंसर्स में बहुत काम कर रही हैं। और बहुत सारी टारगेट थेरेपीज़ तो ऐसी हैं कि बस टैबलेट्स के फॉर्म में होती हैं। हाँ, मतलब करेक्ट। लोगों को अब लगता है कि भाई इंजेक्टेबल, स्टेज 4 कैंसर का इलाज चल रहा है तो बहुत लंबा-चौड़ा इलाज होगा। बट कई बार टारगेट थेरेपीज़ केवल टैबलेट के फॉर्म में होती है कि मरीज़ घर में बैठ के बस गोलियाँ खा रहे हैं। वेरी करेक्ट, वेरी जी। करेक्ट। इस बात से मुझे मैम याद आ रहा है जिस वक्त सीएमएल के लिए जो ये ये इमेजिनिब इमैटिनिब मिसाइलेट येस अ आया वेरी था, गुड एग्जांपल सर। येस। तो मतलब वो इट्स अ सो कंप्लीटली इमैटिनिब इज़ अ काइंड ऑफ टारगेट हाँ, थेरेपी। टारगेट येस। थेरेपी। हाँ जी। और ये तो क्यूरेटिव इंटेंट के साथ आई येस, कि जब बिल्कुल। तक पेशेंट ले रहा है, आई मीन इट्स फ्री ऑफ येस। डिजीज तो सीएमएल भी ऐसा बीमारी थी सर जिसमें कीमो पे बहुत सस्टेन रिस्पॉन्सेज नहीं थे। नहीं थे। लोग सीधे एलो ट्रांसप्लांट ब्लास्ट में करते थे, हाँ, बीएमटीज़ होते थे सर, कि ठीक करना है तो भाई वही शायद एक ऑप्शन है। वही ऑप्शन एंड है। वो पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया जब इमैटिनिब आ गई सर। बस एक गोली लेनी है बस और ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत नहीं कुछ है। भी नहीं और आराम से हाँ, पेशेंट पूरी जिंदगी चलता येस, रहता है और येस। कॉस्ट ऑफ थेरेपी हैज आल्सो कम ओह! डाउन बिल्कुल, ड्रास्टिकली, बिल्कुल, बिल्कुल। ड्रास्टिकली, क्योंकि येस। मुझे ही ख्याल पड़ता है मैम, सवा-सवा लाख रुपए पर मंथ की थेरेपी हुआ करती हाँ, थी जो येस, अगेन 1,500-2,000 रुपए पे आ चुकी येस, है। येस। दैट इज सो ब्यूटीफुल, मतलब दैट डेढ़ इज 2 सो हज़ार रुपए महीने के हम एक कैंसर का इलाज कर रहे हैं सर। कैंसर का इलाज कर रहे हैं, जी, हाउ ब्यूटीफुल दैट। जी। मतलब इट्स समथिंग लाइक ट्रीटिंग अ नॉर्मल फीवर। येस। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत बात निकल के आ येस। रही है इस कैंसर कन्वर्सेशन में। थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। जी। आई हैड बीन वर्किंग इन ऑन्कोलॉजी फॉर सम टाइम, ओके, फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन ओके। इतना कॉन्फिडेंस मुझे पहले नहीं आया। मतलब ठीक है सर कि अच्छी बात यही है ना कि ऐसी कन्वर्सेशन से वी आर एबल टू गिव दैट इन्फॉर्मेशन जो शायद लोगों को पता होनी चाहिए ताकि उनका करेक्ट, भी कॉन्फिडेंस बढ़े। कॉन्फिडेंस बढ़े। आई एम सीरियसली एंड वेरी फ्रॉम माय कोर ऑफ माय हार्ट आई एम थैंकफुल टू यू। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच यू मेड वेरी क्लियर टू अस। मुझे याद है पिछले एपिसोड में आपने माइक्रोवेव के बारे में भी बताया था। देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर कमिंग आउट वेरी प्रैक्टिकल। यस सर। हाँ, अब इम्यूनोथेरेपी के सुनकर ऐसा लगता है हाँ। कि नॉर्मल रूटीन एक थायरोनॉर्म जैसी लेने वाली चीज हो गई है, कोई फाइट ही नहीं है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, प्रिया तिवारी मैम का, जो आए इस कैंसर कन्वर्सेशन में। मैम हमें उम्मीद है इसी तरीके के और कैंसर कन्वर्सेशंस में हम लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां टूटेंगी, ओह! बहुत सारे बिल्कुल। कंफ्यूजन्स दूर होंगे, हम लोग और कॉन्फिडेंट बनेंगे और
डेवलपमेंट जो होगा उसी तरह से इम्यूनोथेरेपी जैसी और भी चीजें। ओह यस, बिल्कुल। वैसे आगे जस्ट इन केस मेरे दिमाग में आ रहा था, हम लोग ने इम्यूनोथेरेपी के बारे में जान लिया, टारगेट थेरेपी के बारे में भी सुन लिया, जी सर। वैक्सीन्स के बारे में भी सुन लिया, कुछ और नया आ रहा है क्या मैम? सर एन नंबर ऑफ थिंग्स और अच्छी बात भी है, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, ओके, बहुत सारे कैंसर्स में जीन में एबनॉर्मैलिटी है, तो लोगों ने कहा भाई जीन ही चेंज कर दो। वाओ, तो ओके, P53 जीन, एक P53 नाम का जीन होता है सर, वो हम्म। बहुत सारे कैंसर्स में एबनॉर्मल होता है। ओके, तो लोगों ने कहा कि भाई चलो वही करते हैं, हम जैसे जीन चेंज कर देते हैं। तो जीन थेरेपी इज कमिंग इन अ बिग वे। इम्यूनोथेरेपी में जैसे कि मैंने आपको बताया, कैंसर वैक्सीन्स आर कमिंग इन अ बिग वे। ओके, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं कि जो आपका ट्रीटमेंट लैंडस्केप रैपिडली चेंज करने वाली है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, ओके, क्रिस्पर भी एक तरह का जेनेटिक चेंजेस को ही सर ऑल्टर करता है। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू कम इन अ बिग वे। वाओ, तो बहुत सारे कैंसर्स में थिंग्स आर गोइंग टू चेंज एट रिमार्केबल। ब्यूटीफुल। यस। मेरा इस सवाल को पूछने का एक उद्देश्य जो हाँ दिमाग में आया था मैम, जी मैं जानना चाहता था और हमारे दोस्तों को भी बताना चाहता था कि ऐसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज या डेवलपमेंट्स ओ हो रहे हैं यस जी जिसके बारे में आगे हम लोग आगे के एपिसोड्स में डिटेल में बात जी कर सकते हैं। बिल्कुल। जीन थेरेपी के बारे में आपने जीन बताया, तो थेरेपी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जीन ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है। और जीन ट्रांसप्लांट हो गया, वो अंदर म्यूटेट किया और उसने सारे जीन्स को चेंज कर दिया एंड देन आई एम तो क्योर। म्यूटेटेड जीन्स हैं सर, उनको रिप्लेस करते हैं। ओके, और बहुत तरह के वायरसेस ऐसे आ रहे हैं, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि वायरसेस, बट स्पेशली ब्रेन ट्यूमर्स में ओके, स्पेशल तरह के वायरसेस हो रहे हैं सर, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो कुछ तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ऑल्टर कर दें, अगर हम उनको वायरसेस को हम इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट कर दे तो। तो मैं ना, ये ऑन्कोलिटिक वायरस थेरेपी बोलते हैं सर इसको। ओके, तो बहुत कुछ ऐसे आ रही हैं जो हम सोचते थे कि शायद बॉडी के लिए ठीक नहीं है, बट उनको हम हार्नेस कर सकते हैं कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए। वाओ, ब्यूटीफुल। यस थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू जी सो मच फॉर गिविंग दिस कॉन्फिडेंस टू अस, यस इस भरोसे के लिए कि वी आर इन द सेफ हैंड्स नाउ, और बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है और हम सुरक्षित हैं। जी मैम चलिए सर, थैंक यू प्लेजर सो इज मच। माइन।